हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग अपने बायोलॉजी के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था। बेसिकली स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स के अंदर, इफेक्टर्स का मतलब क्या होता है, और एक दो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन से उससे कनेक्टेड हम लोगों ने वो पढ़े थे। तो आज इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो आज हम जो लोग स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। भाई आपको दो ही चीज़ें पढ़नी है चैप्टर के अंदर, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में पढ़ना है और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग एनिमल्स का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते हैं। और एनिमल्स में भी स्पेसिफिकली हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। यानी हम लोगों को इंसानों के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो इस हेडिंग को आप बना लीजिएगा। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का जिम्मा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो सिर्फ उनके नर्वस सिस्टम के पास होती है। उनमें कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता। बट जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, हाइयर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हाइयर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन आता है, हम ह्यूमंस आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए दो दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम। यानी हमारी पूरी बॉडी को जो मैनेज करके रखा हुआ है वो इन दोनों सिस्टम्स में मैनेज करके रखा हुआ है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए एक तो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। तो इससे दोनों को सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी करोगे। जैसे कि नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काउंट होते हैं, है ना, और बहुत सी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स, वो चीज़ें सब आएंगी। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक मेन स्टैंडर्ड हेडिंग हम बनाएंगे, नर्वस सिस्टम। इसके बारे में सारी डिटेल डिस्कस कर चुके होंगे। जब ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी उसके बाद जाके स्टार्ट कौन सा सिस्टम करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जब आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पूरा हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग प्लांट से मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात होने वाली है। सबसे पहले देखो, साइड में तुम्हें एक डायग्राम नज़र आ रहा है पूरा। इसमें ऊपर आपका ये ब्रेन है टॉप पे, पीछे की साइड एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, बैकबोन में होती है ये आपके। और बाकी ये गोल्डन गोल्डन सा पूरा आपको नर्व्स का जाल नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपका ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके अलावा बैक साइड में एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। इसके अलावा जो ये नर्व्स का पूरा कनेक्शन है, ये सारा का सारा, इसको हम लोग बोलेंगे नर्व्स। इसमें स्पाइनल नर्व्स भी आती हैं, इसमें क्रैनियल नर्व्स भी आती हैं। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और क्रैनियल नर्व्स वो होती हैं जो आपके ब्रेन से निकलती हैं। तो ये तीनों सेक्शन मिला के आप बोल सकते हो कि आपका नर्वस सिस्टम बना होता है। ठीक है, तो एक साइड में छोटा सा आपको डायग्रामेटिक फॉर्मेट दिखा रखा है। जहाँ जो डायग्राम बनाना होगा मैं बता दूंगा कि ये डायग्राम आप अपने नोट्स में बना लेना। बाकी तो आपके सिर्फ बहुत से एनिमेटेड फॉर्मेट में डायग्राम है, ताकि आपको मोर क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो बट डायरेक्ट नर्वस सिस्टम तो पढ़ नहीं सकते, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं नर्वस सिस्टम के पॉइंट से कि क्या क्या बातें इसमें हैं। तो फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम यूज़ होता है। वो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, बॉडी के जितने भी और दूसरे सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसके अलावा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इन सारे सिस्टम्स को मिलजुल के काम करने में हेल्प करता है। तो बाकी जितने भी सिस्टम्स बॉडी के हैं उनको बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही खाना आप अपने माउथ के अंदर रखते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स को बोलता है कि भाई खाना माउथ में आ चुका है, अब आप सलाइवा रिलीज़ करवाइए। ठीक है, तो बॉडी के जितने भी सिस्टम्स बाकी हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। उसी के एक्शन के, उसी के कंट्रोल के अंडर में बाकी सारे सिस्टम बॉडी के काम करते हैं। तो इस नर्वस सिस्टम को ही आगे डिटेल में पढ़ने को हमें मिलेगा। बट सोचो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो सबसे छोटी या सिंपलेस्ट यूनिट होती होगी जिस पे ये पूरा सिस्टम काम करता है, वो सिंपलेस्ट यूनिट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उस सिंपलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन।
आपने 9th क्लास में नर्वस टिश्यू पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग न्यूरॉन के डायग्राम की बात करेंगे, एक न्यूरॉन से मैसेज कैसे दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र होता है उसकी भी बात करेंगे। तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? न्यूरॉन। ये अपने आप में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कुछ इस तरह का होता है न्यूरॉन दिखने में, है ना, सबसे लंबा सेल है हमारी बॉडी का। तो ये वाला डायग्राम नहीं बनाना आपको, आगे एक दूसरा डायग्राम है आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ मैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर न्यूरॉन से मिलके बनी हुई है। नर्वस सिस्टम में बेसिकली सारे न्यूरॉन ही तो हैं, और नर्वस सिस्टम का जो भी काम परफॉर्म करवा रहे हैं, यानी उसका जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं वो न्यूरॉन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट की तरह भी काम करता है। जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर के, वो सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करवा रहा है? हमारे न्यूरॉन परफॉर्म करवा रहे हैं। सिग्नल जो ट्रांसमिट होते हैं एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, तो सारे सिग्नल का ट्रांसमिशन किसके ज़रिए हो रहा है? हमारे न्यूरॉन्स के ज़रिए हो रहा है। न्यूरॉन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है, सबसे लंबा सेल। 1 मीटर की लेंथ तक के न्यूरॉन भी हो सकते हैं बॉडी में। कुछ न्यूरॉन बॉडी में 1 मीटर लॉन्ग भी होते हैं। तो न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। क्या कर रहे हैं फंक्शन, क्या काम करते हैं वो? वही दे कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी सिग्नल बॉडी में जनरेट होता है, जैसे याद करो आपका हाथ गर्म तवे पे लगा तो एकदम से हीट जो थी स्टिमुलस का काम करी, वो हीट आपके रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर ने सेंस करी, तो उस सिग्नल को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके कौन गया होगा? तो वो एक न्यूरॉन लेके गया होगा। सेंसरी न्यूरॉन होता है वो। तो वो एक न्यूरॉन उस सिग्नल को आपके हाथ से आपके ब्रेन तक लेके गया, और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, तो उस रिस्पॉन्स को वापस भी कौन लेके आया होगा? एक न्यूरॉन लेके आया होगा। तो न्यूरॉन बेसिकली मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, सिग्नल्स सेंड कर रहे होते हैं। किस फॉर्मेट में? इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पास होता होता बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता जाता है। तो पूरे फंक्शन नर्वस सिस्टम के अंदर जितना भी टास्क हो रहा है, जितना भी काम कराया जा रहा है, वो सारा काम कौन कर रहे हैं? वो न्यूरॉन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन की जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो ये वाली है, जो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से ठीक से इसके सारे नाम याद भी रखने हैं। आपको कोई ब्लैंक डायग्राम दिया जा सकता है एग्जाम में, और उसके ऊपर आपको मार्क कर देंगे कि इन चीज़ों के नाम लिखिए क्या क्या है। तो आपने पहले भी बनाया होगा डायग्राम, मैं तुम्हें बस कुछ नाम दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जो ये सेंट्रल सेक्शन है बीच में, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये सेंट्रल सेक्शन कहलाता है सेल बॉडी। इसके ऊपर जो ये ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर निकली हुई हैं, एंटीना जैसी स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इन्हीं के ज़रिए कोई भी सिग्नल न्यूरॉन रिसीव करेगा, यानी कोई भी सिग्नल न्यूरॉन पे आएगा तो वो इन्हीं डेंड्राइट के ज़रिए सेल बॉडी तक पहुंचेगा, है ना। ये एंटीना एक तरह से, जिनके ज़रिए कोई भी सिग्नल आते हुए आपकी सेल बॉडी तक पहुंचेगा, और यहाँ पे फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गए डेंड्राइट्स, चारों तरफ के जो आपके एंटीना जैसे स्ट्रक्चर हैं। जो ये बीच का हिस्सा है सारा, इसको कहते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में बीच में न्यूक्लियस होता है, आसपास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, साइटोप्लाज्म है इसमें गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ प्रेजेंट होगा इसमें। फिर ये सिग्नल पीछे की तरफ पास होते होते एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इससे पास होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में। तो ये पूंछ जैसी लंबी सी स्ट्रक्चर है येलो कलर में, इसको एक्सॉन बोलते हैं। फिर ये एक्सॉन यहाँ पे आके ख़त्म हो गए, तो ये ब्रांचेस बन गई, इनको एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, और इनका एक और नाम भी होता है, इनको नर्व एंडिंग्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसका नाम नर्व एंडिंग दिया हुआ है, तो आप नर्व एंडिंग भी बोल सकते हो कि नर्व यानी न्यूरॉन यहाँ के एंड हो गए हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स, ये बीच का सारा हिस्सा सेल बॉडी, इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, वो हमने दिखाई नहीं है यहाँ पे। ये पूंछ जैसी लंबी सी स्ट्रक्चर एक्सॉन, और बाद में एक्सॉन जहाँ खत्म हो गए ये एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग्स, ठीक है। अब जो ये एक्सॉन होता है, कुछ न्यूरॉन्स में एक्सॉन के ऊपर स्पेशल टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे ग्रीन कलर के मैंने आपको कुछ शेड करके हिस्से बनाए हुए हैं। जो ग्रीन कलर का हिस्सा है जो मैंने कवर किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शेथ। ये क्या कहलाता है? माइलिन शेथ। एक तरह का इंसुलेशन कवर की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होकर पीछे की तरफ जाएंगे, ये उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्पीड को बढ़ा देता है थोड़ा सा। तो माइलिन शेथ बेसिकली एक तरह से ये कवरिंग्स हैं जो आपके न्यूरॉन के एक्सॉन वाले हिस्से को कवर करती हैं, ग्रीन कलर से जो बनाई हुई हैं।
इन माइलिन क्षेत्र के ऊपर मैंने ब्लू कलर के कुछ सेल बना रखे हैं, बीच में डॉट है ना, तो वो उन सेल का न्यूक्लियस है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, जो आपके माइलिन क्षेत्र के ऊपर हैं, इनको शेवॉन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, माइलिन क्षेत्र के ऊपर के जो सेल्स हैं ब्लू ब्लू कलर के, इनको क्या बोलते हैं, शेवॉन सेल बोलते हैं। आप देखो, एक शेवॉन सेल और दूसरे शेवॉन सेल के बीच में कुछ गैप है, यहाँ पर भी कुछ गैप है, इधर भी कुछ गैप है, यहाँ पर भी कुछ गैप है। तो जगह जगह पे जो ये गैप नज़र आ रहे हैं, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। हमें डिटेल में एक एक करके इतना नहीं पढ़ना है इनको कि माइलिन क्षेत्र का इंटरनली फंक्शन क्या है, नोड ऑफ रेनवियर क्यों होती है, शेवॉन सेल क्या है। तो बस आपको स्ट्रक्चर में कम से कम नाम पता होने चाहिए इनके अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूक्लियस के चारों तरफ देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट बना रखे हैं, इन्हें नेसल ग्रैनुअल्स बोलते हैं। इनका भी अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, तो वो भी आपको अभी स्टडी नहीं करना। तो आप इस नाम को तो चाहे नेसल ग्रैनुअल को स्किप भी कर सकते हैं। बाकी सारे लेबल डायग्राम बना के आपको सारे की सारी नेमिंग अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये डायग्राम अपनी नोटबुक में एक बड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, अब इस स्टोरी को लेके आपको इंटरनल व्यू दिखाता हूँ कि अंदर यहाँ पे इस न्यूक्लियस के आसपास क्या क्या प्रेजेंट होता है किसी न्यूरॉन में। तो ये थोड़ा सा एक मैग्नीफाइड व्यू है। अब इस व्यू को आप देख लो तो उसमें तुम्हें सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि कहाँ पे, देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, इसके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आ रहे हैं तुम्हें, यहाँ पे आपके पास गोल्जी बॉडीज़ भी हैं, है ना, और लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सब कुछ यहाँ पे जैसे नॉर्मल सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना, तो सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये ब्रांच जैसे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है सारी, ये जंजाल जो है पूरा, ये आपका डेंड्राइट्स का है। तो आई होप सेल बॉडी थोड़ी सी डिटेल में तुम्हें ये समझ में आई होगी। ये डायग्राम बनाना नहीं है, डायग्राम सिर्फ कौन सा बनाना है, सिर्फ ये वाला बनाना है आपको। ठीक है ना, इसके अलावा इस डायग्राम को तो बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख लीजिए कि सेल बॉडी का इनसाइड व्यू किस तरह का होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन बेसिकली हमारी बॉडी में 3 तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, ये वो न्यूरॉन हैं जो सिग्नल्स को हमारे रिसेप्टर से कहाँ लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। यानी रिसेप्टर से जो स्टिमुलस सेंस किया गया, उस रिसेप्टर से सिग्नल को कहाँ लेके जाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना है। तो वो काम सेंसरी न्यूरॉन करेंगे। जैसे आपका हाथ एक गर्म चीज़ पे टच हुआ, तो वो जो गर्म चीज़ थी उसकी हीट आपके लिए स्टिमुलस का काम कर गई, तो हीट ने स्टिमुलस की तरह काम करा। आपकी स्किन पे जो रिसेप्टर्स थे, थर्मो रिसेप्टर, उसने उस हीट को सेंस करा। अब उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन लेके जाएगा, मैंने कहा था कि न्यूरॉन लेके जाएगा ना। तो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो न्यूरॉन लेके जाता है, उसको सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। अब इसका उल्टा करो, सोचिए कि वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद उस इन्फॉर्मेशन से एक रिस्पांस बनेगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस रिस्पांस को वापस लेके आना आपकी मसल्स पे, हाथों की मसल्स पे, तभी तो हाथों की मसल्स मूव होंगी, आप अपने हाथ को हटा पाओगे। तो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, क्योंकि जो रिस्पांस जनरेट होता है, उस रिस्पांस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उठा के वापस लेके आते हैं कहाँ, इफेक्टर्स पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स पे लेके आ रहे हो, they transmit impulses from central nervous system towards the effectors। तीसरे है फिर रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करेंगे, ये वो न्यूरॉन है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे। भाई याद करो, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आए थे ना, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आए थे। अब उस मैसेज को कोई इंटरप्रेट तो करेगा, कोई समझेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग तो रिस्पांस जनरेट करेगा। तो रिले न्यूरॉन बेसिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो न्यूरॉन होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके रिस्पांस जनरेट करते हैं। अब रिस्पांस को वापस कौन लेके जा रहा है, वो मोटर न्यूरॉन वापस लेके जा रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, ये एज अ थिंकर का काम करते हैं, बाकी न्यूरॉन्स के साथ मिलके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी यही है कि भाई जो भी स्टिमुलस आपने सेंस करा, वो स्टिमुलस आपके रिसेप्टर्स के पास गया, आपके रिसेप्टर ने वो स्टिमुलस सेंस करा, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन थे, सेंसरी न्यूरॉन लेके गए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके कौन बैठे हुए हैं, इसके अंदर बैठे हुए हैं रिले न्यूरॉन्स, जो उस इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, प्रोसेस करेंगे, और वापस इस इन्फॉर्मेशन को भेजा जाएगा, मोटर न्यूरॉन उसको लेके जाएंगे और किस पे लाके छोड़ेंगे, इफेक्टर्स पे लाके छोड़ेंगे, यानी आपकी ग्लैंड्स पे या आपके मसल्स पे, और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करोगे। आई थिंक पूरी स्टोरी समझ में आई होगी कि स्टिमुलस को सेंस करा रिसेप्टर्स ने, उस इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन उसको प्रोसेस करेंगे, समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, थिंकर की तरह काम करेंगे, वो रिले न्यूरॉन। अब उस इन्फॉर्मेशन को वापस कौन लेके आएगा, रिस्पॉन्स को वापस कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन। किसको ला के देंगे, इफेक्टर को, और उसी के हिसाब से हमारी मसल या हमारी ग्लैंड्स काम करेंगी।
ठीक है, आई होप ये बहुत छोटे छोटे से नेमिंग थे। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन क्या होते हैं आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे हुए हैं कई बार। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब इस सारी की सारी स्टोरी को मैंने थियोरेटिकली लिखा हुआ है, मैं तुम्हें डायग्राम में समझा देता हूँ। तो डायग्राम से जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो ये एक एक पॉइंट जब आप पढ़ेंगे ना और लिखेंगे तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास 3 पॉइंट उधर हैं, 4 पॉइंट इधर है, टोटल 7 पॉइंट्स हैं। तो पूरी स्टोरी सीक्वेंस मैंने यहाँ पे करा रखी है, तो इनको आप लिख लेना आराम से। मैं आपको पूरा डायग्राम समझा देता हूँ। तो ये वो डायग्राम है जो आपको बनाना है, ये पूरा डायग्राम कॉपी पे बनेगा इसके साथ साथ, उस थ्योरी के साथ साथ। तो देखो, मैंने एक तो न्यूरॉन ये बनाया हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ, येलो कलर से एक न्यूरॉन बनाया हुआ है, एक न्यूरॉन वाइट कलर से बनाया हुआ है। इसी सीक्वेंस से आपको न्यूरॉन बनाने हैं। इस न्यूरॉन को दूसरे वाले को पलट के मत बनाना, समझ रहे हो? ऐसे आपको 2 न्यूरॉन बनाने हैं, न्यूरॉन ए, न्यूरॉन बी। अब हुआ क्या, जो ये डेंड्राइट्स थे ऊपर के, इन डेंड्राइट्स वाले हिस्सों पे सिग्नल्स आएंगे, सिग्नल यहीं से रिसीव होते हैं, सेल बॉडी पे सिग्नल पहुंचेगा, यहाँ से सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते चलते एक्सॉन वाले हिस्से से पास आउट होते होते नर्व एंडिंग पे आएंगे। भाई जो एंड खत्म होता है एक्सॉन का उसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। तो नर्व एंडिंग पे ये पहुँचे, इसको आप एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हो। सोचो, अब इस सिग्नल को यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे कूदना है। आपको इस गोले के अंदर एक येलो डॉट नज़र आ रहा होगा जो पहले न्यूरॉन का एंड है, नर्व एंडिंग का, और ये वाइट डॉट नज़र आ रहा होगा जो इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट का एक हिस्सा है। तो अब सिग्नल जो चलते हुए आया यहाँ पे, उस सिग्नल को अब दूसरे न्यूरॉन पे कूदना है ना, बट बीच में तो एयर है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे एयर को पास करेगा? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये अराइज होती है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस जंक्शन को, इस गैप को क्रॉस करके इस डेंड्राइट पे कूद गया, तो उसके बाद तो फिर दोबारा से सेल बॉडी में पहुंचेगा और आगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जरिए आगे पहुंच जाएगा। तो ये चलता रहेगा लगातार, फिर आगे कोई और न्यूरॉन मिलेगा, वहाँ से अगले पे जंप कर जाएगा। तो बात यही है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब एक न्यूरॉन से पास आउट होते होते नर्व एंडिंग तक पहुँचा, तो उस नर्व एंडिंग से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे कैसे आया वो, तो इतने से हिस्से को जूम करके यहाँ दिखाया गया है। तो ये येलो वाला डॉट मैंने हाईलाइट करके इतना बड़ा सा ये बना दिया, और जो वाइट वाला डॉट था यानी आपका जो डेंड्राइट्स का हिस्सा था, ये डेंड्राइट्स आपके ये बना दिया गया एक। देखो, होता ये है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ से आते आते आपके एक्सॉन टर्मिनल पे यानी नर्व एंडिंग पे पहुँचे, तो बीच में गैप है, ये बीच में क्या नज़र आ रहा है, एक स्पेस नज़र आ रहा है दोनों के बीच में, जो ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा तुम्हें। तो इस गैप को बोलते हैं सिनैप्स। तो सिनैप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल बोल लीजिए, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है। आप देख लो ना, इस गैप को तो बोल रहा हूँ सिनैप्स। क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद करनी है ये अच्छे से कि व्हाट इज सिनैप्स। तो इट इज़ द गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। पहले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स। ठीक है, तब हुआ क्या है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ से आए वो उस एयर गैप को तो पार कर नहीं सकते, तो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आके कुछ वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये वेसिकल्स क्या जनरेट करते हैं, कुछ केमिकल जनरेट करेंगे। क्या नाम है उस केमिकल का? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो इस जंक्शन में जो ब्लू कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करे गए हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गए हैं, और उन केमिकल सिग्नल को क्या बोला? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे और अगले डेंड्राइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। इस डेंड्राइट के ऊपर यहाँ जगह जगह पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो इस आने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। तो दीज आर द रिसेप्टर्स ऑफ डेंड्राइट्स। तो ये यहाँ पे इसको रिसीव कर लेंगे। रिसीव जब कर लेंगे यानी केमिकल सिग्नल पहुंच गया इस डेंड्राइट के ऊपर, अब इसके आगे तो अब ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और आगे न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा। तो मतलब देखो ध्यान से कि जब इस गैप को जंप करना था तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो चलते हुए आ रहे थे वो केमिकल में कन्वर्ट हो गए, और केमिकल सिग्नल का नाम क्या था? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ने जंक्शन पार करा और वो पहुंच गए दूसरे डेंड्राइट पे। जैसे डेंड्राइट पे पहुंचे वहाँ पे वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए और न्यूरॉन के अंदर चलने लगे, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही चलेगा। जब जंक्शन जंप करने की बारी आएगी उस टाइम में आप अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करवा दोगे? केमिकल सिग्नल्स में। उन केमिकल सिग्नल का नाम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो आपको ये दोनों न्यूरॉन भी बनाने हैं और इस हिस्से को आपको मैग्नीफाई करके ये डिटेल भी शो करनी पड़ेगी विद ऑल द नेम।
तो आई होप सिनैप्स भी तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तो ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। सिनैप्स के बारे में देखो लिखा हुआ भी है, सिनैप्स इज अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है ना, उसके बीच में जो एक गैप होता है, एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, उसको बोलते हैं सिनैप्स। ये एक तरह के फंक्शनल जंक्शन की तरह काम करता है जहाँ पे मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुँचाया जाता है। और जो केमिकल रिलीज होते हैं उन केमिकल को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, पूरी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप लिखना, आपको ये सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये डायग्राम है आपको जो अच्छे से डिटेल में बनाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो ठीक से आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल जाएंगे, अब ऐसे दूसरे न्यूरॉन से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, यही चीज़ बार बार बहुत फास्ट स्पीड से रिपीट होती रहती है। एक और एनहांस डायग्राम देख लो कि किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। ये आपके वेसिकल्स हैं, वो भाई ये हिस्सा कौन सा, ये एक्सॉन का हिस्सा है, नर्व एंडिंग वाला हिस्सा है, ये डेंड्राइट वाला पार्ट है दूसरे न्यूरॉन का। तो यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर्स बने और न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ से पास आउट होते होते कहाँ पे पहुँच गए, दूसरी जगह पे पहुँच गए, डेंड्राइट पे पहुँचे फाइनली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो था वो केमिकल में कन्वर्ट होकर इस गैप को क्रॉस कर गया। तो जो सारा हिस्सा है, जो ये गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, दिस गैप इज कॉल्ड सिनैप्स। ठीक है, तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है, बहुत छोटा सा नन्हा सा गैप, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। तो ये यहाँ तक आपने न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में उसकी बेसिक बातें पढ़ी कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से टाइप के न्यूरॉन होते हैं, मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके बाद ये दो छोटे छोटे से MCQ आपको सॉल्व करने हैं, आपकी NCERT के दोनों क्वेश्चन हैं, तो इनको आप बड़े आराम से डील कर पाएंगे अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है इसी के साथ। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की आगे की बातें करेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे हम कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन किस तरह का है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, और फिर उसके जितने भी पार्ट्स आएंगे उनको एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।